आपका बचपन कैसा रहा? आप कैसे पले बढ़े? मैं बीकानेर से रहने वाला हूँ। सब कुछ माँ बाप के आशीर्वाद से ही है, उनके दिखाए हुए मार्ग से ही है, उनके दिए गए संस्कारों के कारण आज इस मुकाम तक या इस जगह तक पहुँच पाए। मुझे क्रिकेट का शुरू से ही शौक था और मैं खेलने जाया करता था। सर, क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक दिन कलेक्टर बनेंगे? नहीं, तो इस तरह के स्टार्टअप अगर हमारे देश के लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हमारी नई जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। तो नहीं करेंगे कि ब्यावर के सीएससी, पीएससी और जिला अस्पतालों में जो हेल्थ एटीएम लगा है वो अच्छे अच्छे जगहों पे नहीं है, क्योंकि आईएएस की स्टडी करने के बाद वो हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। आप दिल्ली के बादशाह बन जाइए, हम आपके साथ आ जाएंगे, नहीं, उनको छोड़कर आप हमारे साथ। 220 साल पहले महाराजा मान सिंह को एक सुखसेज राय नामक महिला ने राजस्थानी में, मारवाड़ी में एक पत्र लिखा। बादशाह मेला का जो आयोजन किया जाता है, इसकी ख्याति, इसका प्रचार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, वो एक ही चीज चाहती है, ब्यावर शहर का विकास। आने वाले समय में ब्यावर अग्रणी जिलों में होगा। मैं तो चाल्या मारे गांव था सिगला ने राम राम। जय सिगला जी को मैंने प्यार दियो, जेको स्नेह दियो, जेको आशीर्वाद दियो, वो जिंदगी भर मारे खने विरासत रूप में रह सी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास साखला। आज हमारे पॉडकास्ट ब्यावर टॉक्स के अंदर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने क्रिकेट से लेकर के प्रशासनिक गलियारों तक अपनी छाप छोड़ी है। आज हम मिलने वाले हैं श्री डॉक्टर महेंद्र जी खड़गावत आईएएस सर के साथ। चलिए आज उनके जीवन के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। सर, आपका जीवन बहुत प्रेरणादायक रहा है। हम शुरुआत वहीं से करते हैं। आपका बचपन कैसा रहा? आप कैसे पले बढ़े? मैं बीकानेर से रहने वाला हूँ और बीकानेर में मेरे पिता जो थे वो वहाँ एडवोकेट थे, और मेरी सारी जो शिक्षा है, प्राइमरी से लेके और कॉलेज विश्वविद्यालय तक वो बीकानेर से हुई है। मैंने 12th तक साइंस मैथ से किया, उसके बाद मैंने आर्ट्स में आ गया और एमए फर्स्ट पोजीशन से किया, एमफिल फर्स्ट डिवीजन से किया, और उसके पश्चात सर्विस में रहते हुए मैंने अपना पीएचडी जुडिशियल सिस्टम ऑफ बीकानेर स्टेट पे पीएचडी का कार्य किया। आपके माता पिता का इसमें क्या योगदान रहा है? उनसे आपको कोई सीख मिली? आज जो कुछ भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सब कुछ माँ बाप के आशीर्वाद से ही है, उनके दिखाए हुए मार्ग से ही है, उनके दिए गए संस्कारों के कारण आज इस मुकाम तक या इस जगह तक पहुँच पाए। आपके पिताजी ने कहा था सर कि पढ़ाई पे ध्यान दो, तो आपने अपने इंटरेस्ट और पैशन के बीच में कैसे बैलेंस मेंटेन किया? मुझे क्रिकेट का शुरू से ही शौक था और मैं खेलने जाया करता था। मेरे पिताजी का कहना था कि कैरियर पे ध्यान दो, पहले पढ़ाई कीजिए, अपना मुकाम हासिल करो पढ़ाई के माध्यम से। तो मैं छुप छुप के क्रिकेट खेलने जाता था। एक बार बीकानेर से जूनियर डूंगरपुर शील्ड जो होती है, उसमें मैं चूरू गया था खेलने के लिए, और वहाँ पहले ही मैच में सेंचुरी मारी, तो सारे अखबारों में फ़ोटो छपी। तो मेरे माँ को बोल के गया था और पिता को नहीं मालूम था, तो फ़ोटो छपी सभी अखबारों में। तो लोगों ने उनको बधाइयाँ दी, तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि यही है। तो बोला नहीं, यहाँ तो नहीं है, देखो उसकी फ़ोटो छपी है और वो बाहर। फिर मैं आया और मैंने कहा कि, तो उन्होंने कहा अगर क्रिकेट खेलना है तो तुम्हें पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा और तुम फर्स्ट आओगे तो ही खेल पाओगे। उसके बाद से जब भी मैच होते थे तो किट जो है उसमें हमेशा किताबें रहती थी और जेब के अंदर नोट्स की पर्चियाँ रहती थी। जुनून ये था कि अगर क्रिकेट खेलनी है तो पढ़ना है, और इसीलिए पढ़ाई भी शिद्दत से कर पाया और क्रिकेट भी रणजी ट्रॉफी तक पहुंचा, उससे आगे नहीं। और वहीं छोड़ इसलिए दिया क्योंकि क्रिकेट शुरू किए थे तब ये सोचा था कि देश के लिए खेलेंगे, और जब ये महसूस हुआ कि नहीं, देश के लिए नहीं खेल पाएंगे, तो वहीं पे रोक दिया अपने आप को। सर, आपने अपने पिताजी से एक वादा किया था जिसने आपकी लाइफ बदल दी, वो वादा क्या था? मेरे फादर कहते थे कि क्रिकेट तो खेलो लेकिन तुम्हें फर्स्ट आना है, और जब से मैंने उनसे ये वादा किया उसके बाद से मैंने कभी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं किया, हमेशा पढ़ाई को पूरा समय दिया, और पढ़ाई को समय देने के कारण ही पढ़ाई में मुझे अच्छे नंबर प्राप्त होते गए, और मैं क्रिकेट में भी स्टेप बाय स्टेप जहाँ तक खेल पाया आगे खेलता चला गया। सर, क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक दिन
कलेक्टर बनेंगे, या ये सपना धीरे धीरे रास्ते में बनता चला गया? नहीं, कलेक्टर बनने का तो पहले कभी नहीं सोचा था। और सच कहूँ तो कलेक्टर बनने से 1 साल पहले तक भी नहीं मालूम था कि कलेक्टर बन पाएंगे। हाँ, डायरेक्टर जिसमें मैं जिस राजस्थान राज्य अभिलेखागार जिसमें मैं मेरी पहली पोस्टिंग थी पुरालेख अधिकारी के रूप में या पुरालेखपाल के रूप में, वहाँ जरूर मैं सोचता था कि इस डायरेक्टर का पोस्ट वहाँ बहुत लंबे टाइम से 18-20 साल से खाली थी। तो मैंने वो डायरेक्टर की पद के लिए जितने भी क्वालिफिकेशन थी धीरे धीरे मैंने पीएचडी भी किया और भी किया, उनको हासिल करके और डायरेक्टर बन गया मैं 2004-05 में। तो मैं हमेशा ये सोचता था जिस डिपार्टमेंट में था वहाँ बेसिक नीड्स भी नहीं थी, बैठने की कुर्सी नहीं थी, फर्श टूटा हुआ था, रिकॉर्ड रूम्स चूँकि भूतपूर्व रियासतों के सारे रिकॉर्ड बीकानेर आर्काइव में है और सारे डिविजनल हेडक्वार्टर में उसकी ब्रांच ऑफिस है। स्थिति बड़ी विकट थी, खराब थी। और हमेशा सोचते थे कि जो डायरेक्टर बनेगा वो किस प्रकार से इन सब समस्याओं से निजात पाएगा, जो भी बनेगा उसके लिए बहुत प्रॉब्लम, लेकिन नहीं मालूम था कि एक दिन मुझे ही ये चार्ज मिलेगा और मैं ही बन पाऊंगा। 2004-05 में जब मुझे डायरेक्टर बनने का मौका मिला तो मेरे पास बहुत सारा समय था, 25-26 साल थे मेरे सामने। एक ब्लूप्रिंट बनाया और सबसे पहले 2004-05 में जब लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि डिजिटाइजेशन होता क्या है, तो मैंने बीकानेर का लैंड रिकॉर्ड जिसमें लोगों के घरों के मकानों के पट्टे थे और जिन पट्टों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के लिए वो 6-6 महीने चक्कर लगाते थे हमारे कार्यालय के, और 4 या 6 महीने बाद उनको ये कहा जाता था कि आपकी कॉपी है या नहीं, यस और नो बोलने के लिए उनको 4-6 महीने लगे थे। तो मैंने सबसे पहले उस लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करवाया, उसमें से सर्च ऑप्शन निकाले, उसकी डाटा फीडिंग कराई हिंदी और इंग्लिश में, और इजी रिट्रीवल सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको आम जनता के लिए सुलभ करवा दिया। तो जब शुरू में 2006-07 में ये कार्य हुआ तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि 1953 ईस्वी से पहले के पट्टे एक क्लिक पर मिल जाएंगे, जिस लिपि को पढ़ना बहुत मुश्किल था। और उसका पट्टा है या नहीं लोगों का, एग्रीकल्चर का या उसको देखने के लिए भी 4-6 महीने लग जाते थे। वो 1 मिनट के अंदर उनके सामने भी आ सकता है। लेकिन ये कार्य बहुत सफल रहा, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने लिया, और जब राज्य सरकार को इसका दिखाया, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें तुरंत बड़ी अमाउंट इस कार्य के लिए दिया। 2010 के अंदर हमने 6 महीने तक 24/7 वर्क किया और 35 करोड़ डॉक्यूमेंट को डिजिटाइजेशन कराया, उनकी माइक्रो फिल्मिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया, पूरे साफ सफाई को हाई लेवल का रखा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितने भी मापदंड थे, जितने भी प्रकार थे वर्क करने के, उन सब पे एक साथ कार्य किया और हमें सफलता मिलती चली गई। और 2013 के अंदर जब इसको ऑनलाइन किया गया तो ये देश का पहला ऑनलाइन अभिलेखागार था, डिजिटल अभिलेखागार था। और आज जब मैं 20 साल उसका डायरेक्टर रहा और वहीं से मेरा जब आईएएस में सिलेक्शन हुआ तो लगभग 2 करोड़ डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनको डिजिटल करके हम लोग ऑनलाइन कर चुके थे। और देश विदेश में 2017 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया यूएसए ने सिर्फ इसलिए बुलाया कि एक रीजनल आर्काइव्स पूरे के पूरे साउथ एशियन कंट्री के आर्काइव हैं, वो पदों की कमी से और धन की कमी से जूझ रहे हैं, और हिंदुस्तान के एक रीजनल आर्काइव ने इतना बड़ा कार्य कैसे किया। तो एक प्रेजेंटेशन रखा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, वहाँ वो बहुत सफल रहा। वहाँ के प्रोफेसर्स ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने इसको बहुत सराहा, और आज ये है कि दुनिया भर में उस पोर्टल को यूज किया जाता है। अब आज क्या पोजीशन है मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने छोड़ा था तो हमारे पोर्टल के ऊपर एवरी डे जो है वो 2 से 3 हज़ार लोग राउंड द क्लॉक रहते थे, और पूरी दुनिया से हमें एक प्रशंसा के रूप में आता था। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जीटर ने सरकार को लिखा कि इस प्रकार का कार्य और कहीं भी दुनिया में देखने को नहीं मिलता है, और उन्होंने राज्य सरकार को इस कार्य के लिए बधाई भी दी। और राज्य सरकार के ही कारण संभव हो पाया कि हम इतने बड़े लेवल पे डिजिटाइजेशन कर पाए, माइक्रो फिल्मिंग कर पाए, और राजस्थान राज्य अभिलेखागार को एक मॉडल आर्काइव के रूप में देश के सामने प्रेजेंट कर पाए। और उसी दौरान मुझे समय मिला तो ओरिजिनल रिकॉर्ड पे 20 से ज़्यादा
पुस्तकों का संपादन भी किया, कुछ और अभी भी मेरी पुस्तकें पाइपलाइन में हैं। कई जर्नल का मैंने संपादन किया और करीबन 100 से ज़्यादा लेक्चर देश विदेश में, रिसर्च पेपर्स मेरे हो चुके हैं, जिसमें से मेरी पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें बहुत चर्चित रही, जो देश के बहुत सारी कंट्रीज में विदेशों की बहुत सारी कंट्रीज और विश्वविद्यालयों में चली गई। फारसी फरमानों के प्रकाश में मुगल कालीन भारत एवं राजपूत शासक, इसके 4 वॉल्यूम थे और 4th वॉल्यूम जो है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में प्रेजेंटेशन के दौरान उसको रिलीज किया था। इसको दुनिया भर की बहुत सारी विश्वविद्यालय मंगा के इस पर रिसर्च कर रही है, क्योंकि मध्यकालीन भारत का इतिहास जो बहुत बड़ा पार्ट है, उसके अंदर उसके 327 फरमान जो राजस्थान के राजाओं को लिखे गए थे, वो लॉक एंड की में थे। उनको हमने बाहर निकाला, उनकी प्रिजर्वेशन कॉन्जर्वेशन कराया और उनको बुक के रूप में रिलीज किया। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास इन फरमान से, इन वॉल्यूम से अपडेट हो रहा है, परिमार्जित हो रहा है, क्योंकि इतिहास में जब भी कोई नए फैक्ट्स मिलते हैं तो इतिहास परिमार्जित होता है। इतिहास को कभी रीराइट नहीं किया जा सकता। इतिहास नए फैक्ट्स मिलने पे उसको अपडेट किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य अभिलेखागार में इन पुस्तकों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स देश के इतिहासकारों के, देश के शोधकर्ताओं की और सामने आए, जिनके कारण इतिहास को अपडेट किया गया, इतिहास को परिमार्जित किया गया। सर, पढ़ाई के दौरान क्या कभी कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे? उस समय में हाँ, आपने कैसे संभाला अपने आप को? 12th के बाद जब मुझे साइंस मैथ्स में था और उससे मैंने जब बदला, तब मुझे आर्ट्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बदला इसी कारण से कि मुझे क्रिकेट भी खेलना था, साइंस में टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था। उस समय स्थिति थी कि पता नहीं आगे पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि साइंस और आर्ट्स का बिल्कुल डिफरेंट होता है। और साइंस भी मेरे को कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग में नहीं था साइंस में, इसी कारण से मैंने चेंज किया और आर्ट्स के अंदर फर्स्ट ईयर में एवरेज नंबर थे, सेकेंड ईयर में थे, लेकिन थर्ड ईयर में जब मुझे ये समझ आया कि नहीं, अब तो कैरियर बनाना ही पड़ेगा, तो मैंने अपने पढ़ने के तरीक़ों को बदला। पढ़ने जनवरी तक जो सीज़न होता है क्रिकेट का, उसके बाद में पूर्णतया 16 से 18 घंटा मैं स्टडी करता था। मुझे अभी भी याद है, बीए थर्ड ईयर, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, एमफिल, इन 4 या 5 साल में मैंने 6 महीने जो है वो स्टडी 16 से 18 घंटे की, और उसी का परिणाम रहा कि फर्स्ट पोजीशन हिस्ट्री में एमए में मेरी 7 साल बाद डूंगर कॉलेज से बन पाई। और उस समय, अभी तो पता नहीं नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, उस समय इतिहास में फर्स्ट क्लास बनना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी, और मेरे 62% थे। और कहते हैं कि 7 साल बाद ये फर्स्ट क्लास डूंगर कॉलेज में बनी, और बहुत उसके मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया उसमें, मुझे भी अच्छा लगा। और एमफिल भी 65% में फर्स्ट क्लास बनती है, मेरे 68-69% थे, तो उस समय भी अच्छा लगा। और फिर मैं सरकारी सर्विस में आ गया। सर्विस में आने के बाद भी मैं क्रिकेट खेलता रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि अब तो उतना आगे नहीं जा पाएंगे, तो मैंने अपने आप को स्टॉप किया और अपना पूरा ध्यान जो है वो अपनी सरकारी नौकरी पे केंद्रित किया। उस दौरान भी हमेशा दिमाग में स्पोर्ट्समैन के कारण हमेशा पॉजिटिविटी रहती थी, और एक टीम बनाकर वर्क करना है, ये स्पिरिट स्पोर्ट्स से ही आई। तो जहाँ भी रहा अपनी टीम बनाई, और उस टीम के माध्यम से संसाधन कम होते हुए, व्यक्तियों की संख्या कम होते हुए, कार्मिक कम होते हुए भी हमने अपना मैक्सिमम दिया, और उसका रिजल्ट उस डिपार्टमेंट को भी मिला, हमारे प्रदेश को भी मिला। और हमने सुना है आप क्रिकेट के स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा फैन रहे हैं। आपकी क्रिकेट में ऐसी क्या रुचि थी? ऑल्सो आप किस स्तर तक क्रिकेट खेले हैं सर? मैं डूंगर कॉलेज से लगभग 5-6 साल क्रिकेट खेला हूँ। फिर मैंने 3 साल अजमेर विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम से खेला। मैं अजमेर विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम का कप्तान भी रहा। विजी ट्रॉफी जो होती है उसमें मैं स्टैंड बाई में था। राजस्थान से मैं 5-6 साल लगातार कॉल्विन सिल, 89-90 में मैं राजस्थान का बेस्ट बैट्समैन था। नेक्स्ट भी एयर भी कॉल्विन सिल में मेरा था, और मैं रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में मेरे का चयन हुआ था। मुझे 11 में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन रणजी ट्रॉफी स्क्वाड में मैं था। उस समय क्रिकेट में बहुत ज़्यादा संघर्ष था। बड़े बड़े खिलाड़ी थे, प्रदीप सुंदरम,
संजू मुतकवी, अंजू मुतकवी, संजय व्यास, इस तरह के बड़े बड़े प्लेयर्स थे। उनकी उनका जगह, उनके साथ जगह बनाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। जितना संघर्ष उस समय, या जितने प्लेयर की कैपेसिटी, क्योंकि उस समय संसाधन नहीं थे बीकानेर में। ऐसा अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है बीकानेर में, हम लोगों के पास तो प्रैक्टिस करने के लिए नेट भी नहीं था, और हम लोग रेत में प्रैक्टिस करके या नॉकिंग करके अपने आप को तैयार करते थे। लेकिन जुनून इतना था कि खेलना है, और खेलना है, बहुत आगे तक खेलना है, इसलिए रणजी ट्रॉफी तक पहुंच पाई। लेकिन उससे आगे पहुंचने में फिर जब मुझे लगा कि नहीं, उससे आगे दिक्कत है, उसके बाद में जब सर्विस में आ गया तो मैंने 1 साल जयपुर में और क्रिकेट खेला। और वहाँ की जो जयपुर की जो घरेलू क्रिकेट में, उसमें मैंने ताबड़तोड़ रन बनाए, और उसके कारण मुझे एक बार फिर से राजस्थान की टीम में जगह मिली। लेकिन सफर यहीं तक रहा, और आगे आज आईपीएल वगैरह है, तो मैं आईपीएल वगैरह में अच्छा उस समय होता तो राजस्थान के लड़कों को और ज़्यादा फायदा मिलता। लेकिन हर चीज़ अपने समय के अनुसार होती है। इसके अलावा उस समय बैंक में भी वगैरह भी नौकरी लगी, मुझे भी यूनियन बैंक मुंबई से ऑफर था। लेकिन जब चूँकि और दिल्ली से भी मेरी नौकरी लग गई थी, मैंने इंश्योरेंस में भी पहले सर्विस करके फिर इधर नौकरी लग गई मेरी लोक सेवा आयोग के माध्यम से, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। मेरे माता पिता की एज भी काफ़ी हो गई थी, और मैं इकलौता लड़का था, इसलिए मैं चाहता था कि मैं बीकानेर में रह के करूँ। हालांकि अब तो मैं बीकानेर, दोनों ही भगवान बन गए, मुझे अपना शहर छोड़ना भी पड़ा। लेकिन जो कुछ है वो सब उनके आशीर्वाद से है, उनकी दुआओं से है, और मेरे परिवार का सपोर्ट जो मेरे साथ रहा उसके कारण भी। सर, रणजी ट्रॉफी एक कदम दूर थी केवल, क्या आज भी आपको उस डिसीजन का रिग्रेट होता है? नहीं, रणजी ट्रॉफी में स्क्वाड में तो थे ही, 16 के स्क्वाड में थे। 11 में नहीं खेल पाए। 11 में इसलिए नहीं खेल पाए कि निश्चित रूप से मेरे से बेहतर खिलाड़ी 11 में खेल रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, ये है कि दोबारा अगर, जब मैं वापस आया तो अगर 11 में मौका मिलता तो मैं, सेकंड टाइम में मुझे 11 में मौका नहीं मिला। लेकिन होता है खेल में, ऐसा उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। 2010 में जब राजस्थान जब रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी, तो मैं शायद राजस्थान क्रिकेट के इतिहास में पहला ऐसा शख्स हूँ जो पहले मैच से लेके और फाइनल जब तक टीम नहीं जीती तब तक मैं एक ही मैनेजर रहा। और आकाश चोपड़ा ने द ब्लूज नाम से जो क्रिकेट निकाली, क्योंकि आकाश चोपड़ा भी हमारी टीम का हिस्सा थे उस समय, ऋषिकेश कनिटकर कैप्टन थे। तो आकाश चोपड़ा का कहना था कि जितना 11-12 प्लेयर का इस योगदान है, उतना ही योगदान मैनेजर का भी है। हाँ, ये हमेशा कोशिश रही मेरी मैनेजर के रूप में कि टीम को एक रखा जाए, बॉन्डिंग बनाई जाए, और टीम का मॉरल हाई रखा जाए। तो इसके लिए जो भी कार्य हो था वो मैंने करने का प्रयास किया। और मेरे जो प्लेयर्स थे उनका कहना था कि सर, ये ऐसा बहुत रेयरली या हाई क्लास क्रिकेट में या हाई क्लास एसोसिएशन में देखने को मिलता है कि मैनेजर इतनी प्रोफेशनल तरीके से कार्य करे। लेकिन मैंने हर जो भी कार्य मुझे जब भी मिला, बहुत तन्मयता से किया, बहुत लगन से, समर्पण से किया, और उसका लाभ सबको मिला। सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे और किस पद पे हुई? मैं पुरालेख राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेरा चयन हुआ था। पुरालेखपाल के पद पर मुझे जयपुर में 4 साल रहने में, सचिवालय परिसर में ऑफिस है, वहाँ मैं 4 साल रहा। उस दौरान मैंने खेला भी, क्रिकेट भी खेला खूब। और फिर 95-6 में बीकानेर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो 4 साल तो डिपार्टमेंट ही समझ में नहीं आया, क्योंकि राजस्थान राज्य अभिलेखागार को समझने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, अपना विजन उसके अनुसार करना पड़ता है। आप राजस्थान राज्य अभिलेखागार में नौकरी तो कर सकते हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट को लेकर चलने के लिए आपको बहुत कुछ हासिल करना पड़ता है, जो मैंने समय के साथ धीरे धीरे प्रयास किया, और मुझे काफ़ी कुछ हासिल हुआ, और मैंने बहुत कुछ पाया राजस्थान राज्य अभिलेखागार से। और उसको इस तरह का डिपार्टमेंट बनाया कि देश विदेश में उसकी चर्चा होती है, लोग उसको देखने चाहते हैं, और उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा, जिसका मुझे अभी भी, मुझे बहुत सारी देश की यूनिवर्सिटीज और बाहर की यूनिवर्सिटीज, मैं अभी 2023 में ही यूएस जाके आया हूँ, तो मुझे उसके लिए कॉल करती है, बुलाती है। मेरे लेक्चर होते हैं मुगल राजपूत रिलेशन, मुगल मराठा रिलेशन पे जो मेरे काम है, उसके कारण अभी पूना यूनिवर्सिटी में भी मैं लेक्चर दे के आया हूँ। तो उसका फायदा मिलता है, जितना जो काम आप जब भी करते हैं उसका फायदा आपको हमेशा मिलता सर, एक आईएएस अधिकारी के रूप में मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती है? है। 2022 में मेरी पहली पोस्टिंग
निर्देशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के रूप में हुई थी और मेरे पास एडिशनल चार्ज थे। रोरी का भी था मेरे पास, जो जोधपुर में है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। इसके अलावा मेरे पास सीओ राजस्थान मेला प्राधिकरण का भी चार्ज था, उस चार्ज और आर्काइव्स का भी चार्ज था। उस दौरान पुरातत्व संग्रहालय विभाग में बहुत समय से टिकटों को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने ई टिकटिंग किया। तो लोगों का कहना था कि नहीं हो सकता, लेकिन मैंने प्रयास करके 10 महीने में ई टिकटिंग किया। वहाँ की जितनी भी व्यावसायिक गतिविधियां थी उनको पारदर्शी बनाया, जिसके कारण से 7000% तक रेवेन्यू में वृद्धि हुई। और जो जो चीज़ें मान लीजिए कोई 10-20 हज़ार 50 हज़ार में गई हुई थी, वो 20-20 लाख रुपए महीने में किराए पे गई, तो उसकी चर्चा भी हुई और लोगों को अच्छा भी लगा। ई टिकटिंग से 30 से 35% रेवेन्यू में वृद्धि हुई। हालांकि मुझे नहीं मालूम अब क्या पोजीशन, लेकिन जब मैंने छोड़ा था तो पुरातत्व संग्रहालय विभाग बहुत अच्छी पोजीशन में था और आज भी बहुत अच्छा ही कार्य कर रहा है। एक उसमें पुराने किले या पुराने मंदिर या पुरानी बावड़ियाँ जितने भी ऐतिहासिक विरासत है उनके मरम्मत और पुनर्वास का कार्य एक इंजीनियरिंग ब्रांच करती है। तो उसके लिए एक एमएनआईटी के साथ एमओयू किया कि थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच के लिए। मेरा ये मानना था कि जो भी कार्य होता है वो उस लेवल, क्योंकि जब आप किसी किले को, किसी ऐतिहासिक विरासत को ठीक करते हैं तो उसमें सीमेंट वगैरह यूज नहीं होता है, उसके लिए बहुत स्पेशलाइजेशन चाहिए। और देश के अंदर बहुत कम हेरिटेज एक्सपर्ट आर्किटेक्ट हैं जो इस कार्य को देखते हैं। अभी ब्यावर में जब मैं कलेक्टर था तो मैंने वहाँ भी हैदराबाद से एक हेरिटेज आर्किटेक्ट को बुलाया था, और जो राजस्थान की सबसे पुरानी नगर परिषद जो है या नगर पालिका जो अब नगर परिषद बन गई, उसको मैं वापस उसी रूप में चाहता था। वहाँ के जो 5 गेट हैं उनको भी उसको देख के उसका प्रस्ताव बनाने के लिए बोला। उन्होंने हैदराबाद से आके उसको देखा। हालांकि अब आगे कार्य होगा जब भी होगा, लेकिन मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि जो विरासत हमें मिली है हम उसको सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को वो उसी रूप में देखने को मिले। अगर हमें पुराने गेट मिले हैं, पुराने किले मिले हैं या पुराने मंदिर मिले हैं, तो उनको उसी रूप में सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। एक और प्रयास था उस समय जब डायरेक्टर आर्कियोलॉजी था कि वेस्टर्न बावड़ियों को सुरक्षित और संरक्षित करना और उनको वापस पुनर्जीवित करना। तो वो प्रयास अब राजस्थान सरकार ने अब स्टार्ट किया है बहुत बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से पानी की कमी हो रही है तो हमें अपने परंपरागत जल स्रोतों के ऊपर कार्य करना ही होगा, उनको वापस उसी रूप में करना होगा। नए जल स्रोत बने ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उनको भी कायम रख पाए, राजस्थान के बारे में तो ये कहा जाता है कि हमें किसी नए निर्माण की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे पास है हम उसको ही सुरक्षित संरक्षित रख लें तो पर्याप्त है। तो राजस्थान को हेरिटेज स्टेट भी कहा जाता है इसी कारण से, और यही कारण है कि बाहर के देश और विदेश के लोग यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, देखते हैं, और टूरिज्म जो है वो यहाँ का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है लोगों के लिए, रोजगार का भी और राजस्थान सरकार का। सर, कलेक्टर बनने के बाद ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव किया हो? कलेक्टर जब ब्यावर में लगा था, मुझे लगा ब्यावर नया जिला बनाए, सरकारी कार्यालयों के लिए लैंड चाहिए, और जो लैंड अलॉट थी उसका दोबारा से अपना ऑफिसर्स के साथ बैठ के एक मैप बनाया कि ब्यावर का चहुमुखी विकास कैसे हो सकता है। वो तभी होगा जब लैंड अलॉटमेंट चारों दिशाओं में किया जाए, और वही हमने किया। लगभग 200 से ज़्यादा सरकारी ऑफिसों के लिए लैंड अलॉट की, और एक लैंड बैंक भी बना दिया सरकारी भूमि का लगभग 20,000 हेक्टेयर का। इसके अलावा पिछले मौसमी बीमारियों में आपने देखा होगा कि ब्यावर ने डेंगू को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था, मलेरिया को भी बहुत से। उसका कारण था कि हमने एंटी लार्वा ऑपरेशन चलाया था वहाँ। इस कारण से वो लार्वा पैदा ही नहीं हुए और ब्यावर में ये सब मौसमी बीमारियां कंट्रोल में रही। उसी तर्ज पर अभी हमने डीडवाना कुचामन जिले में भी अभी कल से ही एंटी लार्वा अभियान शुरू कर दिया। जहाँ भी पानी है उसके अंदर वो केमिकल की जो बॉल बनती है उसको डालते हैं, हर 7 दिन के बाद उसको रिपीट करना है। अगर आप इसको 2 महीने तरीके से कर लेते हैं तो आपकी मौसमी बीमारियों पर आप बहुत प्रभावी तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। और भी बहुत सारे काम थे। एक जन सुनवाई है, उसको हमने बहुत प्रभावी तरीके से किया। 30-35 से ज़्यादा हमने रात्रि चौपाल की,
और जो जन सुनवाई जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है 3, उनको तो प्रभावी तरीके से करना ही है और किया भी। लेकिन मैं डेली करता था, 40 से 50 लोग परिवार डेली आते थे मेरे पास, और मिलने के लिए 9:30 से लेके शाम को 7-8 बजे तक मैं मेरे पास मेरे दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। और कोशिश यही रहती है कि सभी को तुरंत राहत मिल जाए, उनके कार्य हो जाए। और काफ़ी ऐसे वर्क आप लोग ब्यावर के रहने वाले हैं, आपने देखे भी होंगे कि कोई महिला को 4-4 5-5 साल से कनेक्शन नहीं मिला, उसको 1 घंटे में मिल गया। किसी का सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसका 1 दिन में सर्टिफिकेट बन गया। तो इस तरह के बहुत काम वर्क किए, उसके कारण जनता को भरोसा हुआ, राज्य सरकार के ऊपर भरोसा हुआ कि राज्य सरकार की नीतियाँ और उनकी जो योजनाएं हैं उनको ब्यावर जिले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हमने पहुंचाया, उसका लाभ दिलाया लोगों को, और लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से उनको राज्य सरकार पे पूर्ण भरोसा भी हुआ। सर, क्या आप कभी इमोशनली ब्रेक हुए हैं किसी सिटीजन की कोई कहानी सुनकर? गांव में रात्रि चौपाल में जाते थे या कोई लोग हमारे पास भी आते थे। जैसे एक गांव में हम गए थे तो 90% विकलांग थी, एक लड़की थी, उठ भी नहीं पाती थी। कई लोग ऐसे थे जो घरों से निकल ही नहीं। हमने बड़ी संख्या में अभियान चलाकर ऐसे लोग जो घरों से शिविर तक नहीं आ सकते, उनकी पेंशन बंद हो गई, उसके लिए हमने विशेष वर्क किया। हमने अपने कार्मिकों को उनके घर भेजा। अगर वो शिविर तक नहीं आ सकते तो आप उन तक पहुंचिए, उनकी पेंशन शुरू कीजिए। अगर कोई विडो है और उसको पेंशन नहीं है तो उसकी पेंशन शुरू कीजिए। उनके बच्चों को पालनहार हमने बहुत बड़ी संख्या में दिया, और इसी कारण से राज्य सरकार के योजनाओं पर लोगों को भरोसा हुआ इसका। इन लोगों को देखने के बाद कई बार मन विचलित भी हो जाता था कि इनको किसी भी चीज के लिए इतने वर्ष क्यों लगे, ये तो तुरंत मिलना चाहिए था। मान लीजिए किसी की पेंशन बहुत वर्ष से बंद है, या मान लीजिए कोई विकलांग है, उसका उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, या मान लीजिए किसी का एनएफएसए में नाम हट गया है और बहुत कोशिश के बाद नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया और हमारे कार्मिकों को सजग किया कि हमें तुरंत प्रभाव से वो सारी चीज़ें जो लोगों को मिल रही है, बंद हो गई है किसी कारण से, टेक्निकली कारण से, उसको दुरुस्त करवाया, और बहुत अच्छे तरीके से ये ब्यावर में हो पाया। हालांकि मुझे 9 महीने का समय मिला, लेकिन मैंने कोशिश की कि एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पल ब्यावर की जनता को राज्य सरकार की नीतियों का लाभ दिलाऊं, और लोगों को भरोसा भी हुआ कि हाँ, कार्य होता है। एक नए आईएएस अधिकारी के रूप में आपको किन चुनौतियों को फेस करना पड़ा? जब आईएएस बनने पे तो कोई खास नहीं करना पड़ा, लेकिन कलेक्टर बनने से पहले मन में जरूर विचार थे, क्योंकि कलेक्टर एक बहुत जिम्मेदारी का पद है, और आप जनता से सीधे जुड़ते हैं, जनता की समस्याओं से सीधे जुड़ते हैं, और राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो कहते तो हैं सभी लोग, इंटरव्यू में कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक और टू द गवर्नमेंट, लेकिन करना क्या होता है धरातल पर, हमने उसको किया। गांव में इसलिए गए क्योंकि असली भारत गांव में बसता है, इसलिए हम सीधे गांव में गए। आपने देखा होगा हमारी जो रात्रि चौपाल होती थी उसमें 700 800 लोग रहते थे, और बहुत देर तक 11 बजे तक या 12:30 बजे तक चलती भी थी, और 70-80%, 90% तक उनकी समस्याओं का वहीं पे निस्तारण हो जाता था। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, इसलिए मैं अपनी मारवाड़ी शब्दों को यूज करता था या मारवाड़ी बोलता था, तो लोगों को लगता था कि ये तो हमारा ही आदमी है, कलेक्टर हमारा ही आदमी है और ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। इसका बहुत लाभ भी मिला। वैसे भी आईएएस बनते हैं तो कहते हैं कि सब लोकल लैंग्वेज को सीख लीजिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी रहे। तो मैं यहाँ का हूँ और मुझे मारवाड़ी अच्छे से आती है, तो इसका मुझे लाभ भी मिला। लोग जुड़ते ही चले गए, और सबसे बड़ी चीज थी कि लोगों को मेरे तक आने में किसी प्रकार की झिझक नहीं होती थी। ये एक प्लस पॉइंट था, वरना कलेक्टर तक पहुंचने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं लोगों से डायरेक्ट जुड़ता था। अगर कोई भी और दूसरा ये है कि समय कुछ नहीं था। अगर कोई जिला कलेक्टर कार्यालय आ गया, जब भी आ गया है, तो मैं उसको बुला के सुन लेता। और जब मैं बाहर निकलता था, जब 30 40 50 लोग खड़े होते थे, उन सब से सुन के, उनकी समस्याओं को पूर्णतः समझ के, जहाँ फोन करना है फोन करता था, या मार्क करना है मार्क करके कह के, उसके बाद में ही मैं लंच के लिए या अपने घर दूध इवनिंग में जाता था।
क्योंकि मुझे लगता था कि लोग 70-80 किलोमीटर दूर से आए हैं, 40-50 किलोमीटर दूर से आए हैं, गांव से आए हैं, अगर वो कलेक्टर से मिलना चाहते हैं तो कलेक्टर कलेक्टर को उनकी बात को सुनना चाहिए और तुरंत सुनना चाहिए, और जो भी समाधान संभव हो उसको करने का प्रयास करना चाहिए। और हमने यही किया। इसी कारण से एक भरोसा प्रशासन पे जमा। लोगों को लगा कि प्रशासन इस तरह से कार्य करे तो लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। लोगों की बहुत सारी चीजें हैं और उनका भरोसा भी सबसे बड़ा होता है। भरोसा, आम जनता को ये भरोसा था प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन जो है वो बहुत पारदर्शिता से, बहुत निष्पक्षता से और तुरंत कार्रवाई करता है। ये भरोसा जनता में हुआ और हमारी लिए बहुत बड़ी बात है कि इस भरोसे को हम पैदा किया हमने और उसको कायम। सर, आपने डिजिटल अर्चाइव इनोवेटिव जिससे प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है, उससे आपको कैसा अनुभव रहा है? डिजिटाइजेशन में देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार बनाया राजस्थान राज्य अभिलेखागार को। उसका फायदा यह मिला कि हमने राजस्थान का पहला लैंड बैंक बना दिया ब्यावर में। उसी का एक्सपीरियंस काम आया इसमें। जो नगर परिषद है उसका जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र उनको ऑनलाइन कर दिया तुरंत प्रभाव से। जो नगर परिषद का जो ओल्ड रिकॉर्ड है उसको भी हम इस पाइपलाइन में लेके आ गए कि उसका डिजिटाइजेशन होगा और उसका जल्दी स्टार्ट होने वाला है। नगर परिषद ब्यावर की जो भूमि है ब्यावर में, उसका भी हम लैंड बैंक बना रहे हैं। वो काम चल रहा है प्रगति पे, बहुत जल्द वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो लोगों को मालूम चल जाएगा कि कौन सी भूमि नगर परिषद की है। जैसे हमने लैंड बैंक पूरे ब्यावर जिले का बना दिया और उसको ऑनलाइन कर दिया, तो अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी देश और दुनिया में बैठ के उस लैंड को सेलेक्ट कर सकता है। जब भी वो अपने उद्योग लगाना चाहते हैं तो उद्योग के लिए सेलेक्ट कर सकता है और वो यहाँ आके वो भौतिक रूप से भी उसको देख सकता है। काफ़ी लोगों ने इस तरह से लैंड के लिए अप्लाई भी किया है और जो सिंसियर और वास्तविक उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति हैं उनको इसका फायदा भी मिला है। ये सारा लाभ मेरे को डिजिटाइजेशन, डिजिटल जो किया गया था उससे मिला। क्योंकि मेरा ये मानना है कि डिजिटाइजेशन का मतलब होता है तुरंत प्रभाव से लोगों को सूचना उपलब्ध करवाना। मैंने करीबन 20 लाख पट्टे जो 1953 से थे, 18 से 20 लाख पट्टे उनको भी ऑनलाइन किया था। उस लैंग्वेज को समझने वाले नहीं थे तो उसका हिंदी स्कैन करके हिंदी इंग्लिश में डाटा फिटिंग कराई, उसमें से सर्च ऑप्शन निकाले। तो लोगों को जो चीजें बहुत 8-8 महीने 7-7 महीने नहीं मिलती थी या किसी पे डिपेंड रहना पड़ता था, कियोस्क लगा दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी अब आके कियोस्क में अपना देख सकता है और बड़ी संख्या में लोग आते भी थे। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज अब तो की सरकार ने इन सारी योजनाओं के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च की है, तो लोगों को इसका लाभ भी मिलना चाहिए। और मेरे अनुभवों का लाभ ब्यावर को भी मैंने वहाँ भी अप्लाई किया। मैं वहाँ ऑनलाइन टिकटिंग किया तो उसमें भी मेरे डिजिटाइजेशन का जो अनुभव था काम आया। और यहाँ भी हम निश्चित रूप से जो एक्सपीरियंस मुझे प्राप्त हुआ है पिछली सेवाओं से, वो डीडवाना और कुचामन में भी यहाँ की जनता के, यहाँ के जिले के काम आ सके, पूरा प्रयास यही करेंगे। सर, आपके द्वारा भारत का प्रथम डिजिटल अर्चाइव में काम करने के बाद आपको अमेरिका से भी इनविटेशन आया था। वो पल आपकी लाइफ में कैसा रहा? हाँ, वो बहुत अच्छा था। मतलब आप कह सकते हैं वो मेरी ज़िंदगी के बहुत रोमांचक करने वाले पलों में से था। एक तो मैं कभी बाहर पहले उससे पहले गया ही नहीं था। 2017 से पहले मैं कभी विदेश नहीं गया था और सीधा ही पहले उससे पहले मेरे को खेलने के लिए लंदन ज़रूर जाना था, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिला था उस टाइम पे। तो मन में एक निराशा भी थी कि यार विदेश कभी देखा ही नहीं। लेकिन जब 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने बुलाया तो एक खुशी थी कि सीधा ही अमेरिका जा रहा हूँ। और वहाँ पर उसकी अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही मुझे लगा कि यार चलो अब तो अपन विदेश में आ गए। फिर प्रेजेंटेशन हुआ, वहाँ के स्टूडेंट से बात करना हुआ, वहाँ के प्रोफेसर से बात करना हुआ। काफ़ी मेहनत करते हैं वो लोग भी। और सबसे बड़ी है कि हिंदुस्तान में जो रिसर्च होती है या जो अनूठा या विलक्षण वर्क होता है उसको वो तवज्जो भी देते हैं, उनको बुलाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि उसका लाभ उनके विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को या वहाँ उनको कैसे मिल सकता है। तो उनका यही कहना था कि साहब जब आपके पास कुछ भी नहीं था तो आपने कहाँ से पैसा किया, आपके पास पदों की कमी थी, आपने पद कहाँ से लिए और ये आइडिया कहाँ से आया, जब आप कर रहे थे तो आपको उन समस्याओं का आपने समाधान कैसे किया।
तो वो एक प्रोजेक्ट पूरा लेते हैं और उसके ऊपर वो बहुत स्टूडेंट्स के साथ भी उन्होंने ओपन डिस्कशन रखा और वो भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में तो मैं पिछली बार भी 2023 में अमेरिका फिर जाके आया, फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो प्रेजेंटेशन हुआ वो भी एक अपने आप में। तो उन्होंने ये कहा था कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण कौन सा है, तो मैंने कहा ये क्षण जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हम पे 200 साल से ज़्यादा राज किया और अब मैं यहाँ पानी भी पी रहा हूँ तो आप पिला रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और बेहतर क्षण कौन सा हो सकता है। और ये है भी कि जिस जिस देश ने हमें गुलाम बना के रखा, आज वो हमें बुला के और हमारे टेक्निक को या हमारी प्रेजेंटेशन देख रहा है और हमारे से कुछ लेने के प्रयास करा, तो उससे बेहतर क्षण और कौन सा हो सकता है। और ब्रिटिश लाइब्रेरी ने कि पूरे बोर्ड ने मुझे थैंक्स बोला। एक पर बुक्स थी, मेरे वॉल्यूम थे, उन्होंने वो मांगे तो मैंने उसको भेजा भी था। तो अच्छा रहा। फॉरेन जब भी गया तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा था। वहाँ के लोगों से बात करना, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर से बात करना, प्रोफेसर स्टूडेंट से बात करना, मेरा भी ज्ञान बढ़ा और उन्होंने भी कुछ हिंदुस्तान की तरफ से कुछ लिया। कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ऐसे छात्र जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासकर वो छात्र जो छोटे शहरों से आते अब जो हिंदुस्तान में टैलेंट आ रहा है वो सारा छोटे शहरों से ही आ रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे दूसरे पॉलिटिक्स हो। ये आप देख भी रहे होंगे। स्पोर्ट्स में एक ज़माना था जब 4 बड़े शहरों पर ही पूरी टीम टिकी हुई थी, लेकिन आप देख रहे हैं अब बहुत छोटे छोटे गाँवों से लड़के निकल के आ रहे हैं। ये पिछले 10-15 साल में एक, इसे आप कह सकते हैं रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। आईएएस में भी अब ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं जिनको आप देखते होंगे कि आईएएस की पढ़ाई थोड़ी अलग तरह की है। आप लगातार आपको 8-10 घंटे 12 घंटे जब मेहनत करते हैं तो कई बार दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, आपका मन उचाट हो जाता है। आपने एक बार आपने अटेम्प्ट लिया और नहीं हुआ तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। लेकिन ये एक निरंतर अभ्यास या निरंतर जिसे कहते हैं कि आपको फोकस करके अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाला एग्जाम है। और जो बच्चे ऐसा लगातार करते हैं, बगैर किसी हिम्मत हारे और बड़ी फोकस्ड स्टडी करते हैं, उनको उसका लाभ भी मिलता है। और मेरा ये मानना है कि जो आईएएस की सीरियसली स्टडी करता है, तो आईएएस नहीं तो कहीं ना कहीं उसका सेट हो ही जाता है वो, क्योंकि आईएएस की स्टडी करने के बाद वो हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम को दे सकता है और कहीं ना कहीं उसका अच्छा पद वो प्राप्त कर लेता है। ये मेरा मानना है। आज के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग एक कंफ्यूज्ड है कि हम एग्जाम दें, जॉब करें या अपना कुछ स्टार्ट करें? सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है कि उनको जॉब करना है या बिजनेस करना है। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कुछ भी करें, लेकिन इतनी तन्मयता और समर्पण से करें। अगर आप खड्डा भी खोद रहे हैं तो इतनी शिद्दत से खोदें कि लोग देखें तो यार ये खड्डा किसने खोदा है, ये कहे। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो क्या क्या बनना चाहते हैं, ये आपने सोचा, हर स्टूडेंट सोच लेता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बड़ा सीरियसली करें, सिंसियरली करें। अगर वो पूरी मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्य के लिए लगता है तो आप मान के चलिए उसको उसका लक्ष्य प्राप्त होता है। रही बात बिजनेस की, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े आईआईटीएन जो हैं वो बाहर बड़े बड़े पैकेज विदेशों के छोड़ के अब देश में आ रहे हैं और अपना स्टार्टअप ला रहे हैं। मैं आपके ब्यावर की ही बात करूं, आपने देखा होगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया जब पिछली बार आई थी तो एक ब्यावर का लड़का था कार्तिक, उसने एक स्टार्टअप में एक पॉलीथीन का विकल्प खोज लिया था उसने। और मैं ये कहता हूँ आने वाले समय में उसको उसका जो विकल्प उसने खोजा है, आप उसको बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। हमने ब्यावर में तो लागू किया ही है उसके, हम डीडवाना कुचामन जिले में भी उसके उस प्रोडक्ट को लागू करने जा रहे हैं। और ये टाइम बाउंड अभियान चला रहे हैं कि महीने 2 महीने 3 महीने में हम इस जिले को पॉलीथीन मुक्त कर दें। सबसे बढ़िया वो एक्सपेरिमेंट करके बताता है कि किस प्रकार से पॉलीथीन डिजॉल्व नहीं होता है और किस प्रकार से उसने जो पॉलीथीन का विकल्प बनाया वो डिजॉल्व हो जाता है। और अगर गाय या दूसरा पशु कोई खा लेता है तो किस प्रकार से उसमें कैल्शियम होने के कारण उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह के स्टार्टअप अगर हमारे देश के लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और बिजनेस छोटा है या बड़ा इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो
मेहनत में, मैंने कहा ना, अगर पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस करेगा तो उसका विजन होगा, उसकी सोच होगी, और वो छोटी चीज को बहुत जल्द वो बड़ी कर लेगा। हमारे देश में उद्योगों को लेके, क्योंकि 1 करोड़ या 140 करोड़ लोग रहते हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है, तो हमारे अपने लोगों के लिए बिजनेस करने के बहुत सारे विकल्प खुले हैं, स्टार्टअप के बहुत सारे विकल्प खुले हैं, उनको उनको ये करना भी चाहिए। सर, हमारे पॉडकास्ट ब्यावर टॉक्स का एक सामाजिक उद्देश्य भी है, जिसके अंदर हम लोग यूथ डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर, साइबर क्राइम अवेयरनेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पॉडकास्ट से लाइफ टाइम जितनी भी अर्निंग होगी उसका 50% से ज़्यादा उसके अंदर हम लोग यूज़ में लेने वाले हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? आपकी सोच बहुत अच्छी है। उसका कारण है कि जिस प्रकार से आपने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया है और आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है, विशेषज्ञता हासिल की है, उनके इंटरव्यू होंगे, और लोग, जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 10 साल के अंदर, एक 15 साल में एक चलन नया चला है हिंदुस्तान के अंदर मूवी का, कि जो सक्सेसफुल लोग रहे हैं, जिन्होंने जी बहुत संघर्ष के बाद सफलता पाई, उनके लाइफ के ऊपर मूवी बन रही है। आप मिल्खा सिंह को देख लीजिए, आप धोनी को देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, आप मैरी कॉम को देख लीजिए। उससे बच्चे इंस्पायर होते हैं, उनको लगता है कि जब ये लोग इतनी संघर्ष करके ऊपर आ सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इनकी, ये लोग गांव से संघर्ष करके शहर में आए, शहर में आने के बाद इन्होंने एक मुकाम हासिल किया। हम तो शहर में ही रह रहे हैं, हमारे पास तो तमाम संसाधन है। तो ये लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि जो भी आपके इनकम होगी उसका 50% आप सोशल वेलफेयर पे खर्च करेंगे, तो आपकी जो नीयत है वो बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, और निश्चित रूप से आपको ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलेगा, और लोगों का बहुत साथ मिलेगा, क्योंकि जो निसाफ नियम से, ईमानदारी से काम करता है, कायनात उसके साथ लग सर, जाती है। अपने आपने गांव और सिटी दोनों तरह के एरियाज में काम किया है। आपको क्या लगता है हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर सबसे ज़्यादा चुनौती क्या होती है? मेरा कलेक्टर के रूप में ब्यावर में, वैसे तो सारे ही फील्ड पे रहता था, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत वर्क किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ब्यावर के सीएससी, पीएससी और जिला अस्पतालों में जो हेल्थ एटीएम लगा है वो अच्छे अच्छे जगहों पे नहीं है। आपको याद होगा, हमने एक कैंपेन चलाया था, सेफ हाईवे, हम्म। जो अभी भी चल रहा है। बाद में उसको राज्य सरकार के द्वारा पूरे स्टेट में लागू कर दिया गया। हमने लगभग 5,500 ट्रक ड्राइवर्स की आंखें चेक की, जिसमें से 3,000 से ज्यादा ड्राइवर्स को चश्मे दिए, उनका बीपी और उनका शुगर चेक किया। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। उसके बाद ही हमने तय किया कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सर, जैसा कि अभी एआई पूरे वर्ल्ड के अंदर काम में लिया जा रहा है, क्या इंडियन गवर्नमेंट भी आगे फ्यूचर में जाकर एआई को अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छा इसको अगर ढंग से यूज किया जाए तो ये बहुत जगह पे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान एक तेजी से बढ़ता हुआ देश है, तो जहाँ पे हमारे लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एआई का यूज नहीं होना चाहिए। डिफेंस में एआई का यूज किया जा सकता है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे यूज किया जा सकता है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे यूज नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेडिकल साइंस के अंदर थोड़े दिनों पहले किसी रोबोट ने किसी इंसान की जान ले ली। Yes. इसका मतलब है कि ये सेफ नहीं है। जो फीलिंग्स किसी का ऑपरेशन करते हुए वे उस डॉक्टर में आती है, वो किसी मशीन में नहीं आ सकती। ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल खुद के व्यूज है। जहां पर, जैसे मान लीजिए डिफेंस में कर रहे हैं, माइनिंग में कर रहे हैं, या किसी दूसरी ऐसी चीज में मानवीय जीवन को खतरा है, वहां पर अगर आप एआई का यूज कर रहे हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे और देश के काम भी आएंगे। लेकिन जब मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता है, जब मानव के मस्तिष्क की जरूरत है, मानव की भावनाओं भावनाओं की जरूरत है, वहां एआई, मैं समझता हूँ, मेरी निजी सोच है, वहां एआई का उपयोग उचित नहीं है। एआई का इस्तेमाल विकसित और डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि
हमारे लोगों के रोजगार छीनने में बाधा बने हैं। जहां हम 100 आदमियों को, इस देश में मनरेगा यहाँ की बहुत बड़ी परियोजना बन चुकी है, जिन्होंने गांव सरकार ने गांव में रहने वाले ऐसे लोगों को 100 दिन रोजगार देके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर आप वहां एआई का यूज करेंगे तो उसका क्या दुष्परिणाम आएंगे ये आप भी समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि एआई का उपयोग बहुत देखकर सोच समझकर होना चाहिए, और निश्चित रूप से क्योंकि एडवांस तकनीक है तो देश में जहां इसकी जरूरत महसूस हो वहां बहुत अच्छे से उपयोग होना चाहिए, और जहां ना हो वहां इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। सर अभी जो नई जनरेशन के यूथ है, अधिकांश क्या होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बिजी होते हैं, उस कारण से अपना जो मोटिव है, अपना जो फोकस है वो खो देते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहते आज सोशल मीडिया भारत के आम नागरिक की पहुंच के अंदर आ गया है। हालांकि अगर इसका इसका अच्छे से उपयोग किया जाए तो एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है ये, और बन चुका है। लेकिन जिस तरह की तथ्यहीन जानकारियां या इसका मिसयूज हो रहा है वो उचित नहीं है। तो आने वाले समय में सोशल मीडिया का सदुपयोग कैसे होता है इस पर वर्क करने की जरूरत है। प्रशासनिक नियंत्रण की भी आवश्यकता पड़ेगी, और जहां अगर हम एआई का जहां तक संभव है इसके अंदर हम उपयोग कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी अफवाह, नेगेटिव न्यूज या जो आम जन के हित में ना हो, तथ्यहीन हो, जिसका कोई मीनिंग ना निकलता हो, इस तरह की खबरों को रोकते हैं। आज यहां से कोई चीज वायरल होती है, पूरी दुनिया में 1 घंटे में पहुंच जाती है, ये इसकी अच्छी चीज है। लेकिन वो चीज वायरल कौन सी चीज है? क्या वो मानव जाति के मानव कल्याण के उपयोग में है? क्या हमारे समाज के लिए उपयोग में है? क्या हमें उसका लाभ मिल रहा है, या वो कोई ऐसी चीज है जो मानव जाति के अहित कर सकती है, जो समाज को नुकसान पहुंचा सकती है? उसको रोकना है। सोशल मीडिया का उपयोग नियंत्रित होना चाहिए और समाज के, सोसाइटी के भले के लिए होना चाहिए। सर टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन बहुत से लोग क्या है टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी करते हैं। अभी जैसा हमने हमने देखा कि बहुत से लोग मनी के फ्रॉड करते हैं, साइबर क्राइम के अंदर वो चीजें आती है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है ऑनलाइन, और अच्छे अच्छे लोग इसके जद में आ रहे हैं। मेरा यही कहना है कि धन कमाने का एक ही साधन है, अथक परिश्रम, मेहनत और आपका दिमाग। इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है कि रातों रात आपको करोड़पति बना देता है तो समझ लीजिए वो आपको मूर्ख बना रहा है। हालांकि अब इसके खिलाफ सरकार ने भी मुहिम छेड़ दी है और लोगों को जागरूक करना प्रारंभ कर दिया है। तो मेरा यही कहना है सभी से कि इस तरह की ऑनलाइन जो चीज़ें आती है उनके प्रति सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें ताकि इस फ्रॉड को रोका जा सके, कम किया जा सके। क्योंकि लोग अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई इसमें गंवा रहे हैं, और पूरा का पूरा एक ऐसा नेगेटिव सिस्टम तैयार हो गया है जो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है। सरकार लगातार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्द ही ये नियंत्रित भी हो जाएगा। सर जैसे आपने उस जमाने के अंदर जहाँ इंटरनेट भी प्रॉपर नहीं आता था, आपने डिजिटलाइजेशन किया, तो क्या आज एआई इतना एडवांस हो चुका है उसको काम में लेकर के वापस से क्रांति लाई जा सकती है? 2004-05 में जब डिजिटाइजेशन राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्टार्ट किया था तब लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था। लेकिन मैंने इस पर रिसर्च किया, खोज की, और मैं इसका लाभ आम आदमी को देना चाहता था। क्योंकि जब मैं डायरेक्टर नहीं बना था वहाँ का, तब मेरा हमेशा था कि ये लोग जो परेशान होते हैं, महीनों परेशान होते हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मैं इनको कैसे राहत दे सकता हूँ। डायरेक्टर बनने पे पहला कार्य वही किया, तकनीक का साथ लिया, डिजिटाइज कराया, और सबसे पहले करीबन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2.5 लाख बीकानेर के रियासतकालीन पट्टे जो 1953 तक के थे, उस लैंग्वेज को पढ़ने वाले लोग भी अब नहीं रहे, उनको स्कैन करवाया, उसमें से सर्च ऑप्शन निकाले, हिंदी और इंग्लिश में डाटा फीडिंग कराई, और इजी रिट्रीवल सॉफ्टवेयर के द्वारा उनको ऑनलाइन कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक 1 करोड़
ऐतिहासिक प्रश्नों का डिजिटाइजेशन हुआ तब तक ना तो मैं आईटी से हूं और ना ही मेरे पास आईटी का कोई एक्सपर्ट या कोई विशेषज्ञ या कोई बंदा मेरे पास था। सिर्फ एक विद्युतकार था नगेंद्र शर्मा, जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का वर्क जानता था। उसको साथ लेके हमने ये कार्य स्टार्ट किया और एनआईसी और डीओआईटी के माध्यम से 1 करोड़ प्रश्नों का डिजिटाइजेशन जब पूर्ण हो गया, उसके बाद जब मैंने लास्ट में वहां से विदा हुआ, तब मैंने डीओआईटी में प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, आईए, इसकी एक ट्रेंड टीम वहाँ स्टेब्लिश कर दी, ताकि जो डाटा हम कर चुके हैं उसको वो सुरक्षित संरक्षित रख सके और उस जो जितना डिजिटाइजेशन बाकी रह गया उसको भी पूर्ण कर सके। सर, आपने बीकानेर में भारत का पहला अभिलेख संग्रहालय बनाया, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? दरअसल अभिलेख जो म्यूजियम है वो मोन्यूमेंट म्यूजियम हिंदुस्तान में हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन राज्य अभिलेखागार में टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इतने तरीके के थे और ऐसे ऐसे दस्तावेज थे जिनके बारे में दुनिया में किंवदंतियां तो थी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट राज्य अभिलेखागार में है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के दरबार में प्रवेश किया और उनको वहां स्टेटस के हिसाब से खड़ा नहीं किया, तो वो दरबार छोड़ के चले गए और उनको कैद कर लिया गया। इसका आंखों देखा हाल वकील रिपोर्ट के रूप में बीकानेर राज्य अभिलेखागार में है। जब छत्रपति संभाजी महाराज को जयपुर के राजा राम सिंह ने 2 पत्र लिखे कि आप दिल्ली दरबार का विरोध मत कीजिए, आप आ जाइए और इनके साथ शामिल हो जाइए, तो उन्होंने संस्कृत में 2 पत्र, उन पत्रों का जवाब दिया जो राज्य अभिलेखागार के संग्रहालय में शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हमारे लोगों को ये जो शान और शौकत है ना, ये हम भी भोग सकते थे। हमने ये रास्ता बहुत सोच समझ के चुना है। हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है, देवालयों को तोड़ा जा रहा है और हमें भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। आप दिल्ली के बादशाह बन जाइए, हम आपके साथ आ जाएंगे, और नहीं तो उनको छोड़कर आप हमारे साथ आ जाइए। इस तरह के ऐतिहासिक पत्र जो ऐतिहासिक किंवदंतियों को शांत कर देते हैं और इतिहास, प्रमाणिक इतिहास को लोगों के सामने लाते हैं। हमने इसीलिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार में एक अभिलेख संग्रहालय का निर्माण किया, जिसमें 7 गैलरी हैं, जिन फरमान, निशान या मंसूर या तोजी या ऐतिहासिक बड़ी बड़ी बहियां जिनको 4 आदमी उठा नहीं सकते, 68 रिकॉर्ड, इन तमाम तरह के रिकॉर्ड्स का एक दस्तावेज संग्रहालय, दस्तावेज गैलरी बनाई, दीर्घा बनाई, दस्तावेज दीर्घा, उसके अंदर ओरिजिनल रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया। जोधपुर के महाराजा को 220 साल पहले महाराजा मान सिंह को एक सुखसेज राय नामक महिला ने राजस्थानी में, मारवाड़ी में एक पत्र लिखा। उस पत्र का मजमून, उसका संदेश सिर्फ इतना था कि बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। लेकिन इस संदेश को लिखने से पहले उसने 108 राजस्थानी मुहावरों का इस्तेमाल किया। इससे ये पता चलता है कि एक अनपढ़ महिला किस प्रकार से राजस्थानी में 220 साल, 22 साल पहले एक संदेश महाराजा को देती है कि आपके दर्शन नहीं हुए, मुझे चिंता हो रही है, और 108 राजस्थानी मुहावरों का इस्तेमाल कर रही है। श्री 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 1008, सर्व उपमा लायक, सकल गुण निधान, चढ़ता हुआ सूरज, ढलती नथरा मोती, मतलब ऐसे ऐसे राजस्थानी मुहावरे जिनके लिए मुझे लगता है सीताराम लालस की डिक्शनरी को खोजना पड़ जाए, ऐसे ऐसे राजस्थानी मुहावरों का आज से 220-25 साल पहले इस्तेमाल करके उस पत्र को लिखा गया, वो ओरिजिनल पत्र वहां लगाया गया। तो इस तरह के सैकड़ों पत्र ओरिजिनल वहां इसलिए लगाए गए ताकि हमारे देश के जनता को, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को, हमारे हिस्टोरियंस को प्रामाणिक इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके और इनसे सब चीजें सुरक्षित रह सके। हमने वहां पे 7 गैलरी बनाई। एक हमने गैलरी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बनाई, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित, जैसे मैंने वकील रिपोर्ट बताया, जो वकील रिपोर्ट बताया वो सारी वकील रिपोर्ट उसके अंदर है। एक पुरंदर की संधि 22 फीट लंबी, जो औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच होनी थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर के किले में घेर लिया और वो 22 फीट लंबी पंक्ति, जिसमें 99 पंक्तियां थी और जो
पर्शियन, जिसको कहते हैं शकिस्ता लिपि में लिखी गई थी, वो ओरिजिनल बीकानेर के अभिलेखागार में प्रदर्शित है, और उसको रखने के लिए एक स्पेशल बॉक्स तैयार करवाया हमने। जर्मनी की कोल्ड लाइट लगाई ताकि उस पर कोई नुकसान ना हो। उस संधि में टर्म्स एंड कंडीशन जो जो मुगल बादशाह और छत्रपति शिवाजी के महाराज में होनी थी वो है, और बीजापुर पे अटैक की प्लानिंग है। इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स संभाजी महाराज के संस्कृत में लिखे गए पत्र हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा से निकल गए थे तो मुगल सम्राट ने जो आसपास के जागीरदार और राजा थे उनको पत्र लिखा कि इस प्रकार का एक हुलिया लिए हुए आदमी है, अगर आपको कहीं दिखे तो उसको तुरंत प्रभाव से हमें सूचित करें या कैद कर लें। वो तमाम तरह के पत्र हैं। तो इसलिए हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से एक दरगाह बना दी। महाराणा प्रताप के नाम से एक कॉपर प्लेट गैलरी बनाई, जिसमें मेवाड़ की 1000 कॉपर प्लेट को शो किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। उन कॉपर प्लेट में रजत प्लेट भी है, और आप ये कह सकते हैं कि 1000 कॉपर प्लेट्स में महाराष्ट्र के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर रिसर्च के नए रास्ते खोल दिए गए। एक इटालियन विद्वान था एलपी टेसिटोरी, जो 1915 से 1919 तक बीकानेर में रहकर जिसने वहां की बीकानेर राज्य की कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व पे जबरदस्त वर्क किया, उसको एक ट्रिब्यूट दिया, उसके नाम से एक गैलरी बनाई। एक गैलरी एग्जीबिशन की बनाई जिसमें हर 6 महीने में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे एग्जीबिशन लगती है। जैसे मान लीजिए 1857 इन राजपुताना, कैमल कॉर्प, इस तरह की बहुत सारी जो ओरिजिनल थीम के ऊपर, ओरिजिनल रिकॉर्ड के ऊपर हर 6 महीने में उसको बदल दिया जाता है। एक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की दरगाह बनाई गई। आर्काइव ने राजस्थान के 240 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों के इंटरव्यू लिए हुए हैं जो 1982 के बाद या उसके आसपास जीवित थे। 2005 में जब डायरेक्टर बना तो डिजिटाइजेशन के साथ साथ उन इंटरव्यू जो कि एकदम खराब स्थिति में थे उनको वापस रिवाइव किया, उनको ऑनलाइन किया, और उनके ऊपर किताबों का संभागवार किताबें प्रकाशित की। एक गैलरी बनाई स्वतंत्रता सेनानी दरगाह, ताकि राजस्थान की आने वाली जनरेशन को ये मालूम चल सके कि ये जो आज़ादी है ये हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाने से मिली है। हजारों लोगों ने निस्वार्थ भाव से अपने प्राण त्याग दिए। आप जब उस गैलरी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि झालावाड़ की एक महिला ने, जिसके गोद में 1 महीने का बच्चा था और उसको जेल हो गई थी, और जब उसको कहा गया कि माफीनामा लिखकर दे दीजिए, आपको जेल से छोड़ देंगे, और उसने माफीनामा लिखने से इनकार कर दिया और पूरे 1 वर्ष की सजा काटी। जब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे, एक महिला के पास कुछ भी नहीं था तो उसने अपना मंगलसूत्र उतार के दे दिया। ऐसी चीजें आपको लगेगा कि आज जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है। उसके बाद हम इस आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। तो आने वाली जनरेशन को जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, अपने देश की उस महत्व को बताने के लिए कि आज हम अगर आज़ाद हैं तो उसको हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है, अपने देश के लिए किस प्रकार से कार्य करना है। क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं थे तब हमारे लोगों ने कितना बड़ा बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया, इसलिए इस कार्य को किया गया। सर, एज ए आईएएस ऑफिसर आपको लगता है कि आपकी फैमिली पीछे छूटती जा रही है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आप इतना बिजी रहते हैं तो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। निश्चित रूप से जब मैं डायरेक्टर आर्काइव के रूप में काम किया तो उस समय भी 17 से 18 घंटे काम करता था। आईएएस के रूप में आने से अगर आप वर्क करते हैं और शिद्दत से करते हैं, समर्पण से करते हैं, मेरा भी मानना है कि जितने भी आईएएस अधिकारी हैं वो सभी 15 से 16 घंटे काम करते हैं, और सभी ये प्रयास करते हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए और सरकार की नीतियों को लागू किया जाए और उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। तो जितना भी मैं कर पाया, निश्चित रूप से मेरी फैमिली के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। मेरी माँ जो अब भगवान बन गई, 4 साल पहले वो भगवान बन गई थी। मेरे पिता 30 साल पहले भगवान बन गए थे। मेरी पत्नी, मेरे दोनों बेटे और बेटी ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। जब भी ऐसी विषम परिस्थितियां आई, जब मुझे लगा कि बहुत सारा ऐसा समय है आपके हर एक के जीवन में आता है कि आप ईमानदारी और निष्ठा से कार्य कर रहे होते हैं और आपको आपके सामने ऐसी इस तरह की
परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि आपको लगता है कि यार क्या करना चाहिए, तब फैमिली सपोर्ट ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। जब मैं उनको समय नहीं दे पाया तो भी उन्होंने वो एडजस्ट किया, जब मैं विकट परिस्थिति में तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मेरा ये मानना है कि बगैर फैमिली सपोर्ट के इंसान के सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। और मैं निश्चित रूप से अपने जितना भी मेरा सफ़र हुआ उसमें उसका उसका जो है मैं धन्यवाद या ऐसा कह सकते हैं कि उसका महत्वपूर्ण हिस्सा या मैं अपने फैमिली को मानता हूँ। सर, ब्यावर में आयोजित होने वाली होली के अवसर पर जो गेर आयोजित की जाती है, वो आपने भी अनुभव लिया था उस टाइम। वो अनुभव आपकी लाइफ में कैसा रहा? ये एक अलग तरह का अनुभव था और इसके साथ एक हिस्टोरिकल तथ्य जुड़ा हुआ है। टोडरमल, राजा टोडरमल जी का, राजा टोडरमल जी का बंदोबस्त, राजा टोडरमल जी के कार्य, जिसने मुगल इतिहास को पढ़ा है, जो इतिहास को जानता है वो राजा टोडरमल जी को जरूर जानता है। और राजा टोडरमल जी के नाम से होली के दूसरे दिन बादशाह मेला का जो आयोजन किया जाता है, मेरे को उसमें भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि इस बादशाह मेले को, इसकी ख्याति, इसका प्रचार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। ये अपने आप में विलक्षण है। ये ब्यावर की एक ऐसी परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है। पूरा ब्यावर शहर सड़कों पर आ जाता है और बड़े उल्लास के साथ में इस त्योहार को मनाता है। समय के साथ में इसको और ज्यादा भव्य और ज्यादा प्रचार के साथ और ज्यादा भागीदारी के साथ में मनाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर इसको और ज्यादा भागीदारी के साथ मनाया जाए तो अभी जो अलग अलग जगहों पे होता है, बाद में वही एक ही दिन पूरे ब्यावर जिले में मनाया जा सकता है। और इसका एक, जिसको कहते हैं ना, इसको वही महसूस कर सकता है जो इसमें भाग लेता है। और चूंकि मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ तो मैं कह सकता हूं ये मेरी जिंदगी का अविस्मरणीय क्षण था, बादशाह मेला। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में बादशाह मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बड़े बड़े लोग इसको देखने के लिए आएंगे। और ये ब्यावर ही नहीं बल्कि राजस्थान के पर्यटन का एक बहुत बड़ा इवेंट बनने जा रहा है, मेरा ये मानना है। ब्यावर शहर का कोई पसंदीदा आपका व्यंजन? ब्यावर में बाजरे की रोटी और हल्दी की सब्जी जो खाई उसको भूल नहीं सकता। और आप कह सकते हैं कि वो सब जगह बनती है लेकिन ब्यावर में उसका स्वाद जो है वो अलग ही है। ब्यावर की जो तिल पापड़ी है वो भी अपने आप में विलक्षण है। और जो खजूर से या नेचुरल चीज़ों से बनती है, हमने उन लोगों से कोशिश की कि वो उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और मीठा थोड़ा कम रखे। तो कई जो शुगर फ्री जैसे खजूर से बनती है, तो उसको तो जो लोग खा के चले जाते थे तो वो तो उसकी डिमांड करते थे कि साहब इसको तो भेज ही दीजिए आप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ब्यावर। दूसरा, ब्यावर के लोग बहुत अच्छे हैं। ब्यावर के सभी लोग, चाहे शहर से हो चाहे ग्रामीण इलाके से हो, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो चाहे महिलाएं हो, वो एक ही चीज चाहती है, ब्यावर शहर का विकास और परंपरागत विकास। तो मेरा मानना है कि जब शहर की जनता ये चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आने वाले समय में ब्यावर अग्रणी जिलों में होगा, राजस्थान के अग्रणी जिलों में होगा, ये मेरा मानना है। वहाँ कार्य करने का बहुत संभावनाएं हैं और जो भी अवसर आएगा वो ब्यावर को आगे ले जाएगा। और वहाँ पे मेरा अनुभव रहा कि वहाँ CSR और DMFT का इतना बड़ी संभावना है। अभी तक DMFT, अभी मैं जब तक था तब नहीं आया। और CSR को मैं एक कमेटी बना के ये तय करना चाहता था कि ब्यावर जिले के विकास के लिए उसका खर्च हो, वो भी अभी पाइपलाइन में है। तो उसका अगर समुचित रूप से 3 साल 4 साल 5 साल अगर इस्तेमाल उपयोग हो जाए तो ब्यावर जो बी अवेयर से बनना है वो अपने आप में एक बहुत अग्रणी जिला होगा, विलक्षण जिला होगा और बहुत सारी परंपरागत चीजों को अपने में समेटे हुए ब्यावर नवीन जिला होगा।
सर, ब्यावर के लोगों के लिए आप मारवाड़ी में कुछ कहना चाहे तो? ब्यावर के लोगों से मैं मारवाड़ी में इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं तो चाल्या मारे गांव था सिगला ने राम राम। आप सब ने थे सिगला जी को मने प्यार दियो, जेको स्नेह दियो, जेको आशीर्वाद दियो, वो जिंदगी भर मारे खने विरासत रे रूप में रहसी। और आप लोग जब भी याद करसो, मैं भेर ब्यावर आसू आप सब सु मिलन ने। राम राम। सर, ये जो बातचीत हमारे बीच रही, ये हमारे यूजर्स जो हैं उनको बहुत मोटिवेट करती है। आपकी ये रियल कहानी ये साबित करती है कि अगर लगन और मेहनत के साथ अगर कार्य किया जाए तो कोई भी जो पद है या कोई भी एग्जाम क्रैक करना है वो सब कुछ पॉसिबल है। लगन और मेहनत के साथ ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। जब महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया था कि किसी इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, उन्होंने कहा था कि ऑनेस्टी। अगर कोई इंसान ईमानदारी से कार्य करता है तो बहुत सारी चीजें स्वतः आसान हो जाती सर, आपने हमारे साथ इतना समय बिताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। थैंक यू विकास जी। आप लोग ब्यावर से मेरे यहाँ आने के बावजूद आपने यहाँ इतनी दूर आए और मेरे विचारों को आपने अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी मेरा अनुभव है कार्य का या जीवन का, मैंने कोशिश की उसको शब्दों में उतारने की, और आशा करता हूं कि भविष्य में जब भी मौका मिलेगा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पॉडकास्ट टीम को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आपकी जो टीम है, आपकी जो कंपनी है, ये ब्यावर की सीमाओं को लांघे, पूरे प्रदेश में जाए, और आपकी जो लगन और मेहनत है उससे मुझे ये कोई ज़्यादा दूर नहीं लगता कि बहुत जल्दी आपको राजस्थान या देश में आम आदमी के रूप में पहचान बनेगी आपकी, और एक विशेषज्ञ टीम के रूप में आपकी टीम को पहचाना जाएगा। नमस्कार।